हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं वो है उसमें लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चंस मिक्स हैं। रूल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें मैंने अभी नहीं इंक्लूड करे हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये रूल बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने जो है पूरी ये एक हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने पूरे अच्छे से तैयार करवाए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैम इसका एडवर्टीजमेंट कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, ना मैं इसका एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, ना मैं इसे बेचने के मूड में। मैं तो ये आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, इस तरीके के रूल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मैंने तैयार करवाए हैं अपने स्टूडेंट्स को। और ये पूरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मेरे पास मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने पूरे इस तरीके, मतलब इसमें क्वेश्चंस भी मेरे अपने ही बनाए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता भी देती हूँ कि मैंने इसमें क्वेश्चन है, मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम हैज़ बीन अवॉर्डेड। इसमें द कैप्टन जो है वो क्या है, तो इसके ऑप्शंस देकर, तो ये सारा मैंने जो पढ़ाया है नाउन प्रोनाउन वगैरह ये सारे रूल बेस्ड है। तो अब आप ये देखिए, ये रूल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इसमें तैयार करवाए हैं और इसी में से ही मैं आपको रूल बेस्ड क्वेश्चन कुछ जो है वो आप लोगों को करवाऊंगी। तो ये मत सोचिएगा कि आज जो इसमें इतने सिंपल क्वेश्चंस है तो मैम पता नहीं रूल बेस्ड कराएंगी नहीं कराएंगी। बिल्कुल कराऊंगी आपको रूल बेस्ड। आपको ये भी दिखा दिया कि अब मेरे पास तैयार होकर मेरा मटीरियल जो है वो आ गया है। ठीक है, तो लिटरेचर और ग्रामर एक साथ जो है वो पढ़ेंगे। आप चलिए जस्ट स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, टीजीटी पीजीटी का ऑनलाइन, पीजीटी का नहीं, टीजीटी का ऑनलाइन बैच जो है आप अभी भी अगर ज्वाइन करते हैं तो आप अभी भी बेनिफिट में रहेंगे। देखिए, आपको क्या चुनना है क्या नहीं, दैट्स योर चॉइस, मगर जो भी चुने अच्छा चुने। बहुत कई बार कुछ स्टूडेंट मेरे पे लिखते हैं हमने कोर्स किसी का खरीद रखा है और हम पढ़ आपसे रहे हैं। तो प्लीज़ जिससे पढ़ें उस पर विश्वास जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन लिटरेचर का है। टॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर नैश के बारे में बात करें तो नैश ने ये जो नॉवल है ये सॉर्ट ऑफ नॉवल है, हेनरी एट्थ के समय पे उन्होंने लिखी थी। और इन्होंने जो ये नॉवल लिखी है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इसकी खूबी ये है कि ये नॉवल पहली पिकारेस्क नॉवल मानी जाती है। इंग्लिश के इतिहास में पहली पिकारेस्क नॉवल मानी जाती है। अभी पिकारेस्क नॉवल का मतलब होता है द एडवेंचर्स ऑफ अ रग। एक एडवेंचर्स के एक रग के एडवेंचर की कहानी होती है। तो ये जो नॉवल है दैट इज पिकारेस्क नॉवल, दैट इज लाइफ ऑफ जैक। ये है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और इसका जो सबटाइटल है दैट इज द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। 1594 में ये आई थी एट द टाइम ऑफ हेनरी एट्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a piece of writing which presents a character's inner thought is known as। ये बेसिकली ये एक मॉडर्न टेक्निक है जो टी.एस. इलियट ने अपनी मोस्टली पोएम्स में यूज़ करी है, जिसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो डायलॉग जो होते हैं बाहर किसी को सुनाई नहीं देते हैं। एक चेन ऑफ जो डायलॉग्स हैं वो इंसान के अंदर ही चलते रहते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो टी.एस. इलियट की पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक, उसमें प्रूफॉक के इंटीरियर डायलॉग चलते रहते हैं। तो जब खुद को ही सवाल करते हैं, खुद को ही जवाब देते हैं, तो जो ये टेक्निक होती है इसे क्या कहा जाता है, कैरेक्टर्स इनर थॉट इज़ नोन एज, दैट इज़ नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मतलब अंदरूनी, मोनोलॉग मीन्स होता है अ पर्सन स्पीक्स टू हिमसेल्फ, लॉग मीन्स होता है डायलॉग। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच नॉवल इज ऑफन कंसिडर्ड अ प्रीकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन। अगर हम बात करें कि प्रीकर्सर का क्या मीनिंग होता है तो किसकी शुरुआत करी, साइंस फिक्शन। देखिए, साइंस फिक्शन तो जो आया वो H.G. वेल्स को ने जब टाइम मशीन लिखी और ये बहुत सारी जो बहुत बाद में आया। लेकिन 19th सेंचुरी में मैरी शेले ने फ्रैंकेनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथ्यूज लिखा 1818 में।
उन्होंने ये नावल अपने फादर विलियम गॉडविन को समर्पित करी और इसका प्रीफेस जो है वो शेले ने लिखा, पी.बी. शेले ने। और इस नावल में ये पहला जो नावल है, ये नावल पार्टली गोथिक और पार्टली जो है वो साइंस फिक्शन है। इसमें जो ये नावल का नाम ही है, इस पे बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं और फ्रैंकेनस्टीन इज़ द नेम ऑफ द मॉन्स्टर। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है, कई मूवीज़ में कई जो है इस पे बनाया जा सकता है चुका है। एक साइंटिस्ट जो कि एक लैब में एक मॉन्स्टर को तैयार करता है और अंततः उसी मॉन्स्टर के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन जो है वो माना जाता है इज द प्रीकर्सर ऑफ साइंस फिक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अ शॉर्ट स्पीच ऑफन इन वर्स which is addressed directly to the audience by an actor at the end of the play। हम अगर बात करें कि एक छोटी सी स्पीच जो अंत में ऑडियंस को संबोधित करके बोली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, प्रोलोग तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि प्रो मीन्स होता है पहले, और फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में प्रकथन या उसमें लिखना, और नन तो होगा नहीं। तो इसका आंसर है एपिलोग। जैसे टेम्पेस्ट में प्रॉस्पीरो आता है और ऑडियंस के सामने आके कहता है कि अगर आप क्लैप कर देंगे तो मैं आराम से एन्चेंटेड आइलैंड को छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे यहीं रहना होगा। ऐसा लगता है कि वो जो एपिलोग बोला गया है वो शेक्सपियर खुद अपने जाने की विदा जो है वो मांग रहा है। तो ये जो प्ले है, सॉरी, इस स्पीच को कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज एपिलोग। Catharsis is derived from a Greek word. Which word is it? देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि कैथारसिस ट्रेजेडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैथारसिस जो लिया गया है वो ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, कैथरीन से लिया गया है। एक्चुअली ये जो वर्ड है ये मेडिसिन टर्मिनोलॉजी है। ये इसका मतलब होता है क्लींजिंग, सफाई करना। तो जैसे अगर किसी भी, आप लोग जानते ही होंगे, जो बड़े बूढ़े या वैद्य हुआ करते थे वो ये मानते थे कि बॉडी को अगर ठीक करना है तो पेट साफ होना चाहिए। तो पर्ज, क्लीनिंग की जो दवाइयाँ दी जाती थी पर्ज आउट करने के लिए, तो ये जो वर्ड है ये कैथरीन का मतलब भी होता है टू पर्ज, टू क्लींस। तो जो ट्रेजेडी का जो पर्पस होता है कैथारसिस, कि जब हम ट्रेजेडी देखते हैं, अगर उससे हमारी जो फीलिंग्स हैं, पिटी एंड फियर, वो फीलिंग्स अराउज होती हैं और उस अराउज होने के बाद हम रोते हैं और हमारे दिल का बोझ कम हो जाता है, तो वी पर्ज आउट those negative feelings. So that is known as catharsis and it has been taken from the word Catherine. चलिए आगे बढ़ते हैं। The next one is Saturn in Milton's Paradise Lost and Heathcliff in Emily Bronte's Wuthering Heights are the examples of Saturn। अगर आपको पता है कि भाई, पता है, सभी को ही पता है, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जब लिखी, अपनी जीवन के आखिरी फेज़ में मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, और उसका हीरो मिल्टन ने तो एडम को माना, लेकिन बहुत से क्रिटिक्स का, बहुत से राइटर्स का ये मानना था कि सैटर्न इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। विलियम ब्लेक ने तो यहाँ तक भी कहा था कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो जो ये हीरोज़ होते हैं इस तरीके के, जिनको जो बहुत ज़्यादा मेलंकली होते हैं, रिबेलियस होते हैं, फिर भी चार्मिंग होते हैं, उन्हें आखिर कहते क्या है? उन्हें कहते हैं बायरॉनिक हीरो। बायरॉनिक हीरो एक वो कॉन्सेप्ट है, मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो, कि जो रिबेलियस होता है, मेलंकली होता है, हीरो वाली कोई क्वालिटी नहीं होती। लॉर्ड बायरन के उससे जो है ये टर्म आया, तो दैट इज़ बायोनिक हीरो। तो ये सैटर्न और हीथक्लिफ, एमिली ब्रॉन्टे के ये बायोनिक हीरो के एग्जाम्पल्स हैं। Now the next question is mad, bad and dangerous to know is about bionic hero। ये मैड, बैड एंड डेंजर बहुत ही खतरनाक होते हैं। किस प्रकार के हीरो होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ से पता चल रहा होगा, एंटी हीरो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, बहुत ही खतरनाक किस्म के जो हैं वो एंटी हीरो होते हैं।
Now the next question is, which popular phrase was used by William James in Principles of Psychology? कौन सा वो फ्रेज था जो विलियम जेम्स के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज किया गया? दैट वाज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये सबसे पहले जो यूज़ करा था ये विलियम जेम्स ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज़ किया था। उसके बाद विभिन्न राइटर्स ने जैसे जेम्स जॉयस ने यूलिसिस में, वर्जीनिया वुल्फ ने अपने मिसेस डैलोवे में इसे यूज़ किया। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स कि विचारों की एक नदी की तरह प्रवाह होना, उसे कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कि एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वही पूरा जो है उसका बैकग्राउंड जो है वो बनाता है स्टोरी का। तो दैट इज़ नोन एज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द टर्म यूज्ड फॉर आर्टिस्ट और राइटर्स whose ideas are ahead of their time or innovation is known as। तो ये देखिए, ये जो टर्म है, द टर्म यूज फॉर आर्टिस्ट और राइटर्स, देखिए जो आर्टिस्ट और राइटर्स अपने समय से पहले कुछ नए प्रयोग करते हैं, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो करते हैं जिन्हें पहले पहले लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उसे आखिर कहा क्या जाता है? ये इस टर्म को कहा जाता है एवॉनगार्ड। ये टर्म हेनरी डी ने दी थी और उनका ये मानना था कि को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें उस समय लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत समय से आगे चलता है। जैसे कि अगर हम आज से अगर 150 साल पहले चलें और उस समय अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में या ये स्मार्ट टीवी के बारे में अगर कोई बात करता तो ऑब्वियसली जो ये चीज़ें हैं ये एवॉनगार्ड है। इवन जो साइंस फिक्शन ये भी एवॉनगार्ड है। अगर हम स्पेस में जाने की मतलब समय में आगे जाने की बात करते हैं तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो क्या हैं? दैट इज़ एवॉनगार्ड, समय से आगे चलने वाले। Now the next question is, this is the term which was coined by Washington Elston and introduced by Eliot। वॉशिंगटन एल्स्टन ने इस टर्म को कॉइन किया था और इलियट ने इसे फेमस बनाया। दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और इलियट ने कब किस में फेमस बनाया? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये जो टर्म है ये वॉशिंगटन एल्स्टन ने दिया था और इसे टी.एस. इलियट ने फेमस बनाया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मीन्स व्हेन वी डू नॉट फील when we do not feel like the hero, when we do not have the same feelings that the hero has। जो हीरो के अगर जो हीरो कर रहा है अगर हम उसके साथ वैसा ही महसूस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, नहीं करते तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है विभिन्न एग्जाम के में पेपर सेट करने वालों का। The doctrine which regards pleasure as the chief good is। जब किसी चीज़ को ये माना जाता है कि बस सुखानुभूति, हर प्लेजर इज़ द चीफ गुड, तो ये जो टर्म है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? हेडोनिज्म। हेडोनिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है प्लेजर। तो हेडोनिज्म का मतलब होता है सुखानुभूति। हेडोनिस्ट सुखवादी। The major character who stands directly opposed to the protagonist is। protagonist का मतलब क्या होता है? protagonist का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो मुख्य कैरेक्टर होता है, जिसके आसपास पूरी स्टोरी घूमती है, सारी घटनाक्रम उसी पर आधारित होता है, उसे क्या कहा जाता है? protagonist। और protagonist का जो ऑपोजिट कैरेक्टर होता है जिसमें protagonist वाली कोई भी क्वालिटी नहीं होती मगर उतना ही पावरफुल होता है जितना protagonist, और जो उसके विरोधी होता है उसे क्या कहा जाता है? एंटेगनिस्ट। तो ये एंटेगनिस्ट होता है विरोधी। अच्छा, प्रोटैगनिस्ट और हीरो में अंतर होता है। हीरो कैन बी एनी, चाहे आप प्रोटैगनिस्ट को मान लो चाहे एंटेगनिस्ट को मान लो। जो मुख्य कलाकार होता है वो हीरो भी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है जिसके आसपास घटनाक्रम लिखा जाता है, और जो उसका विरोधी होता है दैट इज एंटेगनिस्ट। चलिए, मैच द फॉलोइंग।
इनमें से कौन से सही हैं? कॉन्सोनेंट्स, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट, कि जब सेम कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं उसे कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अंडरस्टेटमेंट, ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, और अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ही कम करके आंकना। जैसे किसी की गाड़ी पूरी तरीके से रगड़ खा जाए ट्रक से, और कोई दूसरा पूछे यार बस तेरी तो गाड़ी में ना थोड़ी सी खरोंच लग गई है, तो दैट इज़ अंडरस्टेटमेंट। और अगर बहुत बस हल्की सी खरोच लगी और हाय तौबा मचा दी जाए तो दैट इज़ हाइपरबोल। एस्थेटिक्स का मतलब होता है जो कि होता है आर्ट, जो खूबसूरती से संबंधित होता है, दैट इज़ एस्थेटिक्स, सौंदर्य। फॉर्मलिज्म, जो स्ट्रक्चर्स पे, फॉर्मेलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, उसे फॉर्मलिज्म कहा जाता है। तो ये जितने भी वो हैं सारे के सारे सही हैं, इसीलिए ऑल आर करेक्ट। It is two syllable foot of verse in which the stress falls on the first syllable. देखिए, स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो ये होता है, और अनस्ट्रेस का सिंबल ये होता है। देखिए, अगर टू सिलेबल फुट है तो उसमें पहला फुट जो है वो स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसे कहते हैं ट्रॉची। ये उल्टा है आयम्बस का। आयम्बस में उल्टा होता है अनस्ट्रेस्ड पहले और स्ट्रेस्ड बाद में। इसका उल्टा होता है ट्रॉची। ट्रॉची में स्ट्रेस्ड पहले और अनस्ट्रेस्ड बाद में होता है। Now the next question is the word used for loud argument is, किसी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं चिल्ला चिल्ला के लड़ते हैं और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो एक पब्लिक आर्ग्यूमेंट बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के जो किया जाता है दैट इज़ नोन एज ऑल्टरकेशन। बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है झगड़ा करना, विवाद करना, दैट इज़ नोन एज ऑल्टरकेशन। Now the next one is, who admires Shakespeare for the way his characters portray the general passions and principles of human nature? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को प्रेज़ करा है, मगर लकीली शेक्सपियर उनमें से एक हैं। डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर में ये कहा है कि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरल पैशंस, और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सामान्य ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने पैशंस को दिखा रहे हैं। तो ये कहा है डॉक्टर जॉनसन ने अपने प्रीफेस टू शेक्सपियर में। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वैसे विलियम शेक्सपियर ने अपने बहुत अधिकतर प्लेज में एस्ट्रोलॉजी को इतना यूज़ नहीं किया है, मगर हैमलेट एक ऐसा प्ले है जिसमें भविष्यवाणी और एस्ट्रोलॉजी को और इन चीज़ों को काफ़ी यूज़, मतलब इनका काफ़ी मेंशन किया गया। तो इसमें एक ये लाइन है, ये बाइबल की लाइन है, देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। ये लाइन्स हैमलेट के द्वारा बोली जाती हैं, और इस लाइन का ये मतलब है कि what is destined that will take place, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। हेलेनिज्म, हिब्रेइज्म आर द टर्म्स गिवन बाय। हेलेनिज्म और हिब्रेइज्म जो टर्म्स हैं वो किसने दिए हैं? ये टर्म्स मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा दिए गए हैं अब उनके प्रोज वर्क कल्चर एंड एनार्की के चैप्टर 4 में। तो ये हेलेनिज्म एंड हिब्रेइज्म जो बहुत ही डिटेल जो है इसका कुछ जानने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, फिर भी किसी अन्य वीडियो में इसको ज़रूर डिटेल में आपको समझाऊंगी। लेकिन हेलेनिज्म और हिब्रेइज्म जो टर्म है वो मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा दिए गए हैं उनके वर्क कल्चर एंड अनार्की में, दैट इज मैथ्यू आर्नल्ड। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर इज, जब कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अपनी जाति के वजह से, अपने जेंडर की वजह से अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है,
जो ऐसा अक्सर मेरे चैनल पर मेरे साथ भी होता रहता है, तो उसे कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हाउ अ वुमेन कैन अटेन हर नेम। तो देखो दुखती रग पे हाथ रख दिया इस क्वेश्चन ने तो मेरे। तो ये इसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज शोविनिज्म। मेरा कहने का कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि मुझे इस पर बहुत प्रेम नहीं मिल रहा। बहुत लोग जो है वो एडमायर करते हैं, लेकिन इक्का दुक्का तो ऐसे भी आ जाते हैं जो सिर्फ मेल शोविनिज्म की वजह से जो है या किसी और वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर ठीक है कोई बात नहीं। तो दैट इज़ नोन एज शोविनिज्म। जब इंसान अपने आप को अपनी रेस, अपनी जेंडर की वजह से सुपीरियर समझता है तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि दूसरों से अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझता है तो उसे कहा जाता है शोविनिज्म। एग्जोरिसाइड का क्या मतलब होता है? देखिए, साइड मीन्स होता है किलिंग, ठीक है। और ये देखिए जब अलग अलग वर्ड लगाते जाते हैं तो उनको जो है उसके साथ आप साइड लगा देंगे तो वो किलिंग होता है। रेजिसाइड किलिंग ऑफ अ किंग। तो एक्सोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वाइफ, क्योंकि एक्सोरियस का मतलब होता है वन हु इज़ वेरी फोन्ड ऑफ हिज वंस वाइफ। तो अपनी पत्नी की हत्या करना, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, दैट इज नोन एज एक्सोरिसाइड। Now the next one is criminal offense of making false statement under oath is। आप सबने देखा होगा पिक्चर्स में और सीरियल्स में देखा होगा कि एक जो है गीता की कसम खिलवा के जो है वो कहा जाता है मैं जो कुछ भी कहूँगा या कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ। उसके बावजूद भी अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं। और जो क्रिमिनल ऑफेंस है कि भाई कसम खाने के बाद भी झूठ बोलना, दैट इज़ नोन एज परजुरी। तो इसे कहा जाता है दैट इज़ नोन एज परजुरी। Now the next question is convert the following into comparative degree। ये जो questions होते हैं इस तरीके के, देखिए पहले question देखते हैं। Some grains are at least as nutritious as rice। हमारे इसमें question में पूछा गया है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमें चेंज करना है। तो हमें सामने से दिख रहा है कि एक तो ये है और एक ये है, बाकी तो दोनों हैं ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गए। तो अब ये माने या ये माने इसको देखना है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सम ग्रेन्स आर एटलीस्ट, पहली बात तो यहाँ पर एटलीस्ट लिखा हुआ है। अगर इसको हम वैसे भी करते तो अगर सम ग्रेन्स आर एज न्यूट्रिशियस एज राइस, तो हम वैसे भी कहते हैं राइस इज़ नॉट सो, तो हम उसको उसमें बनाते तभी क्योंकि एज आ रहा है। राइस इज़ बेटर देन या कुछ इस तरीके से करके करते। लेकिन अब इसमें जो ये एटलीस्ट आ रहा है इसको कैसे करेंगे? देखिए, राइस इज मोर न्यूट्रिशन देन सम अदर ग्रेन्स, अगर इसे कहते हैं तो सम अदर ग्रेन्स आर नॉट एज न्यूट्रिशियस एज राइस, तो ये बनना चाहिए। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो ये ऐसे बनेगा सम अदर ग्रेन्स आर नॉट एज न्यूट्रिशियस एज राइस या आर नॉट सो न्यूट्रिशियस एज राइस। इसका मतलब है ये चीज़ गलत हो गई, ये बन नहीं सकता। तो कौन सा बना? ये देखिए, एटलीस्ट को चेंज कर देंगे परहैप्स में, शायद में। सम अदर ग्रेन्स आर परहैप्स मोर न्यूट्रिशियस देन राइस, तो सम ग्रेन्स आर एटलीस्ट एज सम अदर ग्रेन्स। भाई एटलीस्ट कहा गया है तो एटलीस्ट को हमने चेंज कर दिया परहैप्स में, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ये मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया कि ये क्यों नहीं हो सकता। Fill in the blank with suitable proverb। I am badly in need of money। किसी चीज़ की ज़रूरत में होना, उसके लिए यूज़ किया जाता है need of, तो इसका आंसर होगा आपका need of। He as well as I। अब एकदम से देखो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। he अगर यहाँ ये होता he and I, तो क्या आता? he एज वेल एज I, तो क्या आएगा? देखिए, अगर ही एंड I आता है तो प्लस हो जाता है, तो वर्ब जो है वो हमारा प्लूरल लगता है।
अब वर्ब प्लूरल लगेगा तो प्लूरल एक ही वर्ब है, लेकिन जब एज वेल एज आता है तो एज वेल एज में पहले सब्जेक्ट, एज वेल एज से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ आई के हिसाब से नहीं लगेगा, यहाँ पर ही के हिसाब से लगेगा। तो ही एज वेल एज आई इज गिल्टी। इन वोग, वो इन वोग का मतलब होता है कोई चीज़ जो फैशन में होती है, दैट इज़ नोन एज इन वोग। जैसे अगर हम ये कहें कि इस समय ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, दैट इज़ इन वोग। तो वोग का मतलब होता है जो चलन में होता है, जो प्रचलित चीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज इन वोग। तो इन फैशन। द पेरेंट्स आर नेवर फेड अप विद देयर चिल्ड्रन, बट पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपने बच्चों से कभी भी जो है ऊबते नहीं हैं। बच्चे भले ही ऊब जाएं, बट पेरेंट्स अपने बच्चों से कभी ऊबते नहीं हैं। तो फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना, ऊब जाना। तो पेरेंट्स नेवर फेड अप विद देयर चिल्ड्रन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी एपिक इज नोन एज। आपको पता है प्राइमरी एपिक्स वो होते हैं जो कही सुनी पर आधारित होते हैं और जिनको माना कि कोई ना कोई लिखता जरूर है मगर वो कही सुनी पर आधारित होते हैं। सेकेंडरी एपिक्स वो होते हैं जो लिटरेरी एपिक्स होते हैं, जिनके जो राइटर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बाकायदा लिखने से पहले जितने भी लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है वो सेकेंडरी एपिक में आती है। तो इसे कहा जाता है, सेकेंडरी एपिक को कहा जाता है लिटरेरी एपिक। फ्लेम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल आर नोन एज। ये चारों जो हैं इन्हें बेन जॉनसन ने यूज़ करा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के जनक ही उनको कहा जाता है। उन्होंने कहा ह्यूमर का मतलब होता है मॉइस्चर। तो ये हैं हमारे ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है मॉइस्चर। ह्यूमर मीन्स मॉइस्चर। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ये कि जिसकी मात्रा ऊपर नीचे होगी, दैट पर्सन विल बिहेव अकॉर्डिंगली। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के जो बादशाह हैं वो मिस्टर बेन जॉनसन को माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमेडिया, रिवेल सॉन्ग। कॉमेडिया इज अ ग्रीक वर्ड। भाई कॉमेडी की जो शुरुआत ही हुई थी ना वो ग्रीस से ही हुई थी। और ये जो कॉमेडिया वर्ड है, कॉमेडी लिया गया है कॉमेडिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है रिवेल यानी कि खुशी में गाया जाने वाला गाना। तो इसकी शुरुआत ग्रीस से ही हुई थी। ये एक ग्रीक वर्ड है। Now the last question is Dromio of Ephesus and Dromio of Syracuse appear in शेक्सपियर की एक कॉमेडी द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी की जो कहानी है वो कभी कोई किसी से मिल जाता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स हैं वो इसी में आते हैं। तो ये इसका आंसर है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। नाउ लास्ट वो भी देखिए। अगर आपका DSSB का बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना देर किए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ही आप बैच में नहीं जुड़ जाते हैं। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके वो नहीं है, तो आपको हमें कॉल करना होगा जिससे हम आपको अपने बैच में ऐड कर सकें और आपको दिखा सकें। क्योंकि हमारे बैच में, हमारे ऐप पर ऐप डाउनलोड करते ही कोई किसी उसमें ऐड नहीं हो जाता है। हमें बाकायदा उसे ऐप उस पर्टिकुलर बैच में ऐड करना होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।